क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपके समक्ष लेकर आ गए हैं करंट अफेयर 26 दिसंबर का। आज की सुर्खियां देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, बीवियर ऑफ इलीगल डिजिटल लेंडिंग एप्स, आरबीआई ने कहा है। इजराइल का विवादास्पद यहूदी राष्ट्र से संबंधित कानून। ई सेवा केंद्र, ये किससे संबंधित है? पूर्व व्यापी कराधान कराधान पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है? यही सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इसमें जो है शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है जजमेंट। एक्यूफर्स की मैपिंग और उनका मैनेजमेंट, और उसके बाद हमारा कौन बनेगा आईएएस का सेशन। ठीक, शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर, रजिस्टर जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजिस्टर एक रखिए जिसमें मैं नोट जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो लिखा करिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताता हूँ वो लिखा करिए। ये आपका लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत काम आएगा। ठीक, मैप बुक आपके पास होनी चाहिए। कई सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इंडिया के लिए आपको लेनी है ऑक्सफोर्ड वाली मैप बुक, और वर्ल्ड के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक है, इसके अलावा जो है सिलेबस आपको याद करना है वर्ड टू वर्ड, यूपीएससी का मेंस वाला। ठीक, और इसके बाद जो है जो गाइडेंस और इंटरलिंकिंग जैसे मैं आपको बताता हूँ उसको जो है लगातार आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ जो है हमारा यूपीएससी का पेड ग्रुप चल रहा है 2021 के लिए, और ईपीएफओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है 2020 के एग्जाम के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाला। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पर। पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या बात हुई है, ये बताते हैं। आपका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, ठीक, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, सांविधिक। इन्होंने कहा है कि हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड, कई लोगों ने फाइल की थी आरटीआई की, भैया इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें ये बताया नहीं जाता है कि किसने किस पार्टी को दिया। ठीक, ये क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? कि आपको पॉलिटिकल फंडिंग करनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, तो आप आरबीआई से जाके कुछ डिनोमिनेशन में, कितने भी पैसे तक का, डिनोमिनेशन अलग हो सकता है, 1000 रुपये, 5000, 10,000 रुपये का अलग अलग बॉन्ड मिलेगा, एसबीआई से ही सिर्फ मिलता है। और इसके बाद जो है आप इसको जाके जो है, जो इसको खरीद रहा है उसको ये अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, और वो आपका जो है जब जिस भी पार्टी के लिए कर रहा है मान लीजिए, तो उसको ये भी नहीं बताना है कि भाई किसको दे रहा है। ठीक, कांग्रेस को दे रहा है कि बीजेपी को दे रहा है कि किसको दे रहा है। तो एक तरीके से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी इसमें कम है। ठीक, ट्रांसपेरेंसी कम है, और इसी पे आरटीआई करी गई कि भाई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया और किस पार्टी को दिया, इसका ब्यौरा देना चाहिए। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा है कि ये हम नहीं बता सकते सेक्शन 8 के अंतर्गत। ठीक, सेक्शन 8 के अंतर्गत हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर डिफीट हो जाएगा लॉ को ही। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक तरीके की क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक, और वो लॉ को इंटरप्रेट करती है, तो लॉ को ही, मतलब उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान है जो उसको, अगर आप बता दोगे कि ये भैया नहीं बताना, यही चीज़ तो है कि इसको सेफ रखो, इसका नाम मत लो, अगर यही बता दोगे तो लॉ का जो है खुद का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। ये पूरी बात है इसमें। ठीक, वही सारी बात हुई है कि लार्जर पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की भी बात नहीं हो रही है। अगर हम इसके अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड का कौन किसने लिए, डोनर कौन है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, ये बताने से कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है। कुछ लोग मिलके आरटीआई का यूज़ करके जो है करना चाह रहे हैं, ऐसा इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो। ठीक, इसमें जो ये सुरेश चंद्रा थे, उन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन के लिए मांगा था, और उन्होंने मतलब तर्क ये दिया था कि ना इसमें तो डोनर ना ही डोनी। ठीक, यानी कि जो दे रहा है पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, और जिसको मिल रहा है यानी पॉलिटिकल पार्टी, उन दोनों के बारे में बात नहीं बताई जा रही। तो राइट टू प्राइवेसी जो है
इसके खिलाफ है, जो कि किसका राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आप लोग ये बताना। केस कौन सा था? पुट्टू स्वामी, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को क्या कर दिया गया? फंडामेंटल राइट माना गया है। ठीक, कौन सा आर्टिकल है आप लोग को बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सेक्शन 8 के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि नहीं दे सकते हम। ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और इसमें क्या होता है, ये सेक्शन क्या करता है कि पब्लिक अथॉरिटी को, मतलब कोई अगर बड़ा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो पब्लिक अथॉरिटी मना भी कर सकती है कि इंफॉर्मेशन देने से। इसके बाद कंसर्न थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ना डोनर के बारे में पता चल रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में रिवील हो रहा है, तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी कम है मतलब इसमें। और जैसे ये मतलब खिलाफ भी है फंडामेंटल, एक तरीके से देखा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए। ठीक, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो है आपका, उसके अंतर्गत ये मतलब ठीक नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, ये भी एक खराब बात है। पॉलिटिकल फाइनेंस कौन किसको कर रहा है और ये सब रहता है, पता नहीं चलता है कौन दे रहा है क्या। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को है, मतलब आप समझ सकते हैं कि फेवर हो रहा है। ठीक, और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो मैंने आपको बता दिया, 2018 में आए थे। अरुण जेटली जी ने इसका बड़ा, उन्हीं का मतलब एक तरीके से ये पूरा ये मतलब एक तरीके का बनाया गया पॉलिटिकल फंडिंग का, उन्हीं के द्वारा जो है इसको बढ़ावा दे के लाया गया था। उन्होंने कहा था ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है और जो भी डोनेशन दे रहा है डोनर, उसको मतलब उसके मतलब बचा सके, उसके मतलब ये ना हो फ्री एंड फेयर तरीके से कर सके। हालांकि कहा ही गया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत कम है। इसमें इवन जो मान लीजिए कोई प्राइवेट बॉडी है, ठीक, कोई कंपनी है, वो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है और फिर ऐसे कर रही, तो ये प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी इसको जरूरी नहीं है कि ये बताए कि भैया, शेयर होल्डर्स एक तरीके से पार्टनर होते हैं कंपनी में, तो उनको भी जरूरत नहीं है इसको प्राइवेट कंपनी को कि उनको बताए कि हमने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें यहाँ पे मैंने आप लोग को ये बता ही दिया कि कैसे रिडीम कर सकता है डोनेशन के लिए। कोई ये मतलब वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, जो बॉन्ड्स होते हैं ना वैसा नहीं है, खाली सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेके कौन कौन से डिनोमिनेशन ले सकते हैं, 1000 का, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़। लेकिन कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ के 1000 खरीद लो तो वाली बात है। अगला टॉपिक आ गया हम लोग। आरबीआई ने अभी क्या है, सिंपल समझ लेते हैं। आरबीआई ने अभी ये मना किया है और ये लोगों को जताया है कि भाई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन जो है, कई सारे लोग आ रहे हो कह रहे हैं इंस्टेंट लोन ले लो, इंस्टेंट लोन ले लो और 1 लाख तक का, या मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हैं और लोगों को रुझाते हैं, लोगों को पैसा मिल भी रहा है, ये भी सच बात है। लेकिन उसके एवज में क्या कर रहे हैं, एक तो बहुत सारे हिडन चार्जेस है, बाद में पैसा वो लोग लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस लगा देते हैं। आपके मोबाइल में डेटा जो है ब्रीच कर रहे हैं, जैसे वो आता है ना कि वांट टू एक्सेस योर जो है गैलरी, वांट टू एक्सेस योर मैसेजेस, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। ठीक, और मोबाइल मैं तो ये कहूँगा चाइना वाला बिल्कुल मत खरीदिए। और इंडिया वाले भी, ऐसा नहीं है कि ये जो मोबाइल ऐप है ये है तो ज़्यादातर इंडिया की, लेकिन चाइना के मोबाइल तो बिल्कुल ना खरीदिएगा। ठीक, आपका इसके अलावा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट इनके ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। पैसा तो इंस्टेंट दे रहे हैं और साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि काफ़ी मनमानी तरीके से पैसा वापस ये लेते भी हैं, ये मोबाइल ऐप और ये इस टाइप का। तो आरबीआई ने इन लोग को चेताया कि भैया ये मत करो, जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं, चाहे एनबीएफसी हो, ठीक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, जैसे कि मुठूत हो गया, और जो बैंक्स हैं उनसे करो। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, एक बार इसकी रीडिंग आप कर सकते हैं। ठीक, पेड ग्रुप में तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, बाकी लोग जो है यहाँ पे इसको, यही सिंपल एक्सेसिव रेट है, वही जो मैंने सारी चीज़ बताई बेसिक सी, वो सारी यहाँ पे है। ठीक, आपको एक्सेस कर लेते हैं डाटा को। और उसके बाद कई सारे देखा गया है कि ऑनलाइन ऐप के जरिए जो है ये दिया जा रहा है, कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब तुरंत पैसा दे के और फिर बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। केवाईसी का कहा है कि भैया केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज किसी के साथ शेयर मत करिए अनआइडेंटिफाइड पर्सन के साथ, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है रिपोर्ट कर दीजिए। वहीं एनबीएफसी और बैंक जो हमसे हैं, यहाँ पे देखिए आरबीआई क्या है, ये बस थोड़ा सा समझ लीजिए,
ये बैंकर का बैंक है, बैंक को भी पैसा देता है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी को, और गवर्नमेंट का ये बैंकिंग पॉलिसीज को वो करता है। और आपका जो है 1935 में चालू हुआ था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, वेज एंड मीन्स से आप क्या समझते हैं? आरबीआई से संबंधित है ये। इसका जो है पेड ग्रुप में आप लोग नोट लिखिएगा। ठीक। रिजर्व बैंक इज प्रोमिनेंटली वही सिचुएटेड है मुंबई में। सिंपल सीधी बात है। अच्छा अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इजराइल का जो है 2018 में इन्होंने एक लॉ लेके आए, और इजराइल में अब आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक, फलस्तीन भी बोल देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ 1948 में, पहले ये जो पैलेस्टाइन था ये यूके के अंतर्गत था, अंदर मतलब जैसे इंडिया था वैसे ये भी था। तो यूके ने क्या है वहां पे फिर इनको क्या रिलीजन के बेसिस पे एक मतलब इजराइल बनाने की बात कर दी। वहां पे पहले अरब लोग कंट्री पे, पैलेस्टाइन थे मतलब ज्यादातर लोग थे। अब इजराइल का कब्जा हो गया, 1967 में भी वॉर हुआ, अरब लोग सब लोग कहते रहे कि भैया ये गलत है और ये, लेकिन इजराइल बार बार जीतता रहा। इनकी अपनी इंटेलिजेंस और अपना जो एक लोग होते ना, देखिए कुछ एक फर्क होता है कि आप किसी को पैसे दे के, सैलरी दे के आप कहते हो कि जाओ लड़ो जाके, और यहाँ पे ये क्या है, जो इनके लोग हैं ये इसलिए लड़ते हैं, खुद से आर्मी ज्वाइन करते हैं अपने मन से। इनके यहाँ सबको मैंडेटरी है, और ये खुद अपने देश के लिए नहीं, अपने घर के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए कभी ये हारते नहीं, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिवली अपना काम करते हैं। इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं इजरायली की, इन्होंने एक लॉ बनाया और ये कह दिया कि अब फलस्तीनियन जो माइनॉरिटी है वहाँ पे, उनको मतलब दरकिनार करते हुए, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हुए, या फिर उनको मतलब रिकॉग्नाइज कम किया है। और लॉ में कह दिया है कि भैया ये लॉ जो है और ये बता रहा है कि जो इजराइल है वो यहूदियों का, ज्यूज का रहने की जगह है, उनका घर है। ठीक। तो इससे कई लोग जो है वो कह रहे हैं, कोर्ट चले गए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ये तो गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा इसमें यह भी किया गया कि जो अरब लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया है। ठीक। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है इस वाले में कि आपका जो इजरायली जो है फलस्तीन वाली साइड में इजरायली सेटलमेंट्स बनेंगे, मतलब अपनी कॉलोनी उन्नी, जैसे मैंने चाइना में जिंगजियांग वाले में आप लोग को बताया था ना कि यूघर जो मुस्लिम्स हैं उस वाले प्रोविंस में चाइना वाले अपना हैन वालों को जाके उनके घर वर बनवा के उनको जो है सेटल कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक। ये है पूरी बात। अब वहीं ये पटिशन किया जा रहा है। अब इसमें ये चीज ये कहा गया, कुछ बेसिक लॉज हैं इजराइल के, समझिएगा, बेसिक लॉज हैं। और एक ये इजराइल का जो है नेशन लॉ जो बना, ज्यूइश नेशन बनाने का जो लॉ है, ये भी एक वन ऑफ देम है। और ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ की, उसने आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसे बेसिक लॉ को जो है ठुकरा दिया हो या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया हो। ये वाली सारी बातें हैं। बेसिक लॉ में वही होती है कि आप इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक, इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी, ये सब जो फंडामेंटल्स है, इनसे आप नहीं खेल सकते हो। तो यही सब इसमें बेसिक लॉज में, और ऐसे लॉज को सुप्रीम कोर्ट वहाँ का जो इजराइल है उसने आज तक कभी वो किया नहीं है। यही सारी बातें इसमें बताई गई। 14 बेसिक लॉज हैं जो इस नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एक तरीके का। ये जूइश पीपल का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब जूइश पीपल ही वहाँ पे बता सकते हैं आत्मनिर्णय लेने के लायक हैं। अरेबिक जो फलस्तीनियन हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है, अरेबिक लैंग्वेज भी हटा दी गई है और सेटलमेंट बनाने की बात हो रही है। देखिए नेशनल होम ऑफ ज्यूइश पीपल है बोला जा रहा है, और ये फुलफिल करने के लिए बनाया गया है क्या, नेचुरल, कल्चरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक। यानी कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आपका धार्मिक और ऐतिहासिक जो अधिकार हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, ज्यूइश पीपल की बात हो रही है, सिंपल। ठीक। और इसमें यही डिक्लेरेशन, ये मतलब कई लोगों ने पिटीशन की कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऑफिशियल लैंग्वेज से आपने हटा दिया। लैंड एलोकेशन लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है नॉन ज्यूइश पीपल के लिए। ठीक। भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। अच्छा इंडिया में आर्टिकल कौन सा है एंटी मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन वाला, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15। ठीक। इसके बाद क्या है, विच ग्रुप आर इम्पैक्टेड बाय दिस लॉ, मतलब वही है अरब्स जो रह रहे हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मिनोरिटी वाले, सिंपल।
इजराइल का सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहता है कि भाई एक बेसिक लॉ जो है जिसमें लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा ये सब होते हैं, उन पे क्वेश्चन किया गया, लेकिन वो मतलब ये उसको कभी भी आज तक देखा नहीं गया कि उसको जो हटा दें। इस वाले में कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें इक्वालिटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए था। इसमें ये अभी इतना बोला है क्योंकि अभी ये सब जुडिस है वाला केस, मतलब अभी केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन अभी इसमें आना बाकी, लेकिन आज तक जो है वो कभी नहीं हुआ। वही सारी बात है। नन ऑफ द बिजनेस Israel basic law have been invalidated by the country's court, and legal experts believe that in this case it is unlikely that the Supreme Court would intervene. Or any chances to this law would involve consideration whether these law actually, अगर ये लॉ केस में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो तभी हो सकते हैं अगर वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हो रहा हो, तो जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक, ये वाला मैपिंग आप लोग के लिए मैं ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जिसमें जैसे कि मैं फिर से बता दूं, सऊदी अरेबिया इजराइल से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक, ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक, और ये गाजा स्ट्रिप है ये वाली आपका इजराइल से। देखिए गोलन हाइट से पूछ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। ये डेड सी है। ठीक, ये लेक टिबेरियस है, एक सी ऑफ गैलीली करके है यहाँ पे कुछ। जॉर्डन रिवर है जो कि जॉर्डन और वेस्ट बैंक को वो करती है। ठीक है ना। आपका तेल अवीव ये आपका लेबनान है। यहाँ पे हिजबुल्लाह है जो कि कहा जाता है कि ईरान के द्वारा समर्थित है और इजराइल में टेररिज्म फैलाती है। अब ये आ गया नया हमारा ई सेवा केंद्र। ई सेवा केंद्र से आप ये समझ लीजिए बस कि हाई कोर्ट यानी जुडिशरी में, जुडिशरी से संबंधित है और ऑनलाइन के थ्रू सेवाएं देनी है। ठीक, कौन सी, कि भैया कोर्ट में केस करना है, कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। ठीक, इससे रिलेटेड वैसे टेली लॉ स्कीम चल रही है, तो उन सारी स्कीम जो भी ऑनलाइन हो सकती हैं, जजेस कौन से लीव हैं, कब बैठेंगे, ये जो भी ऑनलाइन हो सकता है उसके लिए केंद्र बना दिया गया। अच्छा, अब ये क्या है, केंद्र की हर हाई कोर्ट में होगा और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जरूर होगा, हर स्टेट में। ये भी पायलट बेसिस पे है। ठीक, इसको आगे और बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कि जस्टिस अच्छी तरीके से कम समय में देर मिलना चाहिए। ठीक, ये मूल संरचना है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कौन सा केस था, केशवानंदा भारती केस, ये तो सब नहीं सुना होगा खैर। तो ये सारी बात है। और भी त्रिपुरा में ये खोला गया है अपने CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे बोबड़े उन्होंने आके खोला है। अच्छा, 25 हाई कोर्ट हैं अपने इंडिया में इस समय। कई सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट या फिर यूटीज को जो है कवर करते हैं। जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी आपका कहाँ है, हाई कोर्ट, ये आपका आसाम में है। हालांकि आसाम की जो वो है वो दिसपुर है कैपिटल, लेकिन ये गुवाहाटी में है आपका हाई कोर्ट। जैसे लखनऊ वाली जो प्राइम ब्रांच है यूपी की, वो कहाँ है, इलाहाबाद में। ठीक, तो गुवाहाटी वाला आपका नागालैंड भी करता है कवर, मिजोरम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ठीक, 4 लोगों कर रहा है। जैसे आपका चंडीगढ़ वाला पंजाब और हरियाणा। ठीक, केरला आपका लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर वाला आपका लद्दाख को भी करता है। ठीक, आपका जो मुंबई वाला है वो क्या है, वो आपका अलग स्टेट जो है गोवा को भी करता है, और आपको किसको, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब मर्ज होके एक यूटी बन गए। तो अब यूटी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ई सेवा केंद्र वही हाई कोर्ट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। वही है कि कॉमन मैन तक पहुँचे, राइट टू एक्सेस उसका जो है टू जस्टिस होना चाहिए, और फॉलोइंग सर्विसेज मिलेंगी। अब सर्विसेज समझ लो, केस स्टेटस क्या चल रहा है, हियरिंग कब है, ई फाइलिंग करना है, ई सिग्नेचर लगाना है, ई स्टाम्प पेपर पेमेंट, आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर, ये सारे काम जो है अब इसी केंद्र से हो जाएंगे। मोबाइल ऐप और ई कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ई मुलाकात, मतलब जेल में जिसके किसी कोई रिलेटिव है तो उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी डायरेक्टली आप इससे ही ले लो। जजेस की लीव कब है, चालान वालान जो ट्रैफिक चालान हो जाते हैं या फिर और छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उनके रिलेटेड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी जुडिशियल ऑर्डर और सर की। टेली लॉ आपका क्या है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और एमआईटी के बीच में मिलके जो है ये एक स्कीम चलाई गई है, जिसमें जो है आपका वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ई कोड्स प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक। और ये नेशनल पॉलिसी एंड आपका एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आईसीटी को मतलब लाना है, कोर्ट्स में पहुंचाना है, और फिर 2005 में चालू हुआ था, ठीक। जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि इंडिया में क्या हुआ कि एक केस था वोडाफोन का, समझिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से। और अभी जो प्रेजेंट में जिसके बात करने वाले हैं वो है केन्स, ये ऑयल की है कंपनी, और ये आपकी कम्युनिकेशन की, तो बताइए आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोग ने ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक होता है होल्डिंग कंपनी और उसके अंतर्गत होती है बहुत सारी होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है। होली मतलब WHOLLY वाला, होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे टाटा सन्स है, ये होल्डिंग कंपनी है, और उसके अंतर्गत कई सारे टाटा मोटर, टाटा प्योर, पानी वाली, तनिष्क, ठीक। ये सब क्या है, वो होली ओन्ड सब्सिडीज हैं। तो इसी तरीके से ये टाटा चलो इंडिया में ही आप देख रहे हो, इसी तरीके से केन्स एनर्जी या फिर केन्स यूके, ये जो है आपके मतलब होल्डिंग कंपनी है। इनके अंतर्गत जो है कई सारे, जैसे इंडिया में कोई ये चल रहे थे, ठीक, केन्स इंडिया है, और भी दूसरे। तो ये क्या है कि इंडिया से बिना पूछे इन लोगों ने आपस में एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में एसेट्स का ट्रांसफर कर दिया या फिर कुछ मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दिया, ये सब काम किया, ठीक। तो तब तक तो नींद खुली नहीं है हमारे आईटी डिपार्टमेंट की, जब ये सब काम हो रहे थे, ठीक है ना। और जब ये हो गया तो इन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया यार, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं गवर्नमेंट को, मतलब हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, देखो यह बात साफ है। लेकिन जब वो उसमें वहां तक बात तो ठीक थी, लेकिन जब पैसा नहीं उनको दिया गया, और यहाँ पे ये कह रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट कि केन्स को जो है बहुत ज्यादा कैपिटल गेन हुआ, अभी समझाऊंगा ये भी क्या होता है, ठीक। कैपिटल गेन हुआ तो भाई उस हिसाब से तो यार हमें सरकार को आपको पैसा देना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स तो लगता है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब होते हैं, तो ये नहीं दिया गया। और ये 25,000 करोड़ रुपया करीब इन्होंने कहा कि लॉ बना दिया, और बाद में तो इसको बोला गया पूर्व व्यापी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बोला गया, ठीक। इसमें ये था होता है कि भैया जैसे रूल ऑफ लॉ है, या फिर जैसे अपना वो वाला आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 20, उसमें बोला गया है कि जब कोई लॉ ऐसा ही कह रहा है और अभी लागू है कि आपको फला कोई आपका एक्ट है, और वो एक्ट इस लॉ के अंतर्गत मतलब ये है कि ये एक क्राइम है या फिर ऑफेंस है, तभी आपको उसके लिए सजा मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई एक्ट किया उसके बाद लॉ कोई बनाया गया और आपसे कहा गया कि अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व व्यापी। तो वही चीज यहाँ पे इन लोगों ने करी आईटी डिपार्टमेंट ने, कि पीछे जाके जब सब कुछ हो गया तब तक था नहीं, फिर बाद में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन करने की बात करी। इसको एक टर्मोलॉजी दी गई टैक्स टेररिज्म की भी, कि मतलब टैक्स के जरिए कंपनीज को डरा रहे हैं कि बाहर मतलब उस तरीके से भाग भी जाएंगे, मतलब वो यहाँ से आए ना, ठीक। आईटी वाले जो है डराते हैं धमकाते हैं, इस तरीके वाली बात है। तो ये था पूरा केस, ठीक। अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन हुआ, अब आप समझना, आपने कोई घर लिया 100 रुपए का, घर 100 रुपए वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ आप सिर्फ एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपने लिया 100 रुपए का घर, आपने मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, उसके बाद बेचा आपने उसको 150 रुपए का, ठीक। तो आपका 150 माइनस 100, 50 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, ये कहने वाली बात है। इस पे मान लीजिए अगर 10% का कैपिटल गेन टैक्स है, तो आपको ये जो कैपिटल गेन हुआ है, मतलब अब जो आपको ज्यादा पैसे मिले, इस पे 10% होगा, वो होगा 5 रुपए, पूरे 150 पे नहीं होगा, ठीक, नहीं तो 15 हो जाएगा ना। ये वाली बात है, ये चीज समझना चाहिए आपको। और अब यहाँ पे क्या है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज समझ में आई ना, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। पीसीए जो है ये आपका हेग में एक आर्बिट्रेशन मध्यस्थता करने वाली एक वो है, इसमें मेंबर दोनों होने चाहिए, जो भी इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइज मतलब है कोर्ट टाइप से, जो दोनों मेंबरों से इंडिया हो गई, और यहाँ पे यूके से बात होती है। अच्छा यूके ने ये भी कहा इस वाले केस में कि ये बायलेटरल
इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं। ठीक, तो वो उसके आपने फिर बाद में आप क्यों लगा रहे हो? अच्छा, केन्स वाले ही केस में उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो केस जीत गए इंडिया में, जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था, न्यायाधिकरण, वहां से केस जीत भी गए। अभी सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में एक जगह केस चल भी रहा है इनका। इनका ये कहना है कि जो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो आईटी डिपार्टमेंट वाले, जो हम लोग पे हरजाना लगा रहे हो आप, वो पूरा सही से नहीं लगा रहे हो। वो लोग कम ज्यादा ये कह रहे हैं कि कम है, वो कह रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए है। ठीक, तो उसमें भी काफी विवाद है कि इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है कि किस हिसाब से टैक्स कैपिटल गेन का देना चाहिए। यही सारा बवाल चल रहा है। और इसी बीच में ये पीसीए ने ये कह दिया है कि इंडिया जो है गलत तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रहा है केन पे। अच्छा, इसकी रूलिंग माने इंडिया ही कोई जरूरी नहीं है। पीछे देखा गया है साउथ चाइना सी वाले केस में वियतनाम और नहीं फिलीपींस, सॉरी, फिलीपींस और चाइना क्या मतलब दोनों पहुंचे, और पीसीए ने ही जो है फिलीपींस के फेवर में डिसीजन भी दिया। इसकारा बॉग नाम से एक वहाँ का आइलैंड है जिसपे चाइना कहता हमारा है, फिलीपींस कहता हमारा है। और तो यहाँ पे फिलीपींस का होगा, लेकिन चाइना ने इसको कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक, तुम बोलते रहो, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं। 2016 6 और 7 में क्या था कि केन यूके ने कुछ शेयर्स बांट दिए आपके केन इंडिया होल्डिंग से निकाल के केन इंडिया में। ठीक, इसलिए देखिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि केन एक होल्डिंग कंपनी अलग होती है, होली ओन्ड सब्सिडी अलग होती है। बहुत ही डीप एक एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कई जगह आप पढ़ेंगे तब भी शायद हो सकता है पूरी चीज ना समझ में। मैं आपको एक साथ ही कम 30-40 मिनट का वैसे वीडियो होता है, उसी में आपको मैं कम से कम नहीं तो मैं 7-8 घंटे का कवर करा देता हूँ। ठीक, केन इंडिया जो है होल्डिंग का इन्होंने शेयर यहाँ से यहाँ पे उठा दिए, तो इनकम टैक्स वालों की नींद खुली और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, कैपिटल गेन हुआ है। और कैपिटल गेन क्या है बताया मैंने आपको, 25,000 करोड़ रुपए हमको दे दो, सीधी सी बात है। अब इंटरप्रिटेशन जो है कैपिटल गेन्स का, ये केस तरीके कोई, अब केन्स तो कह रहा है कम है, लेकिन ये लोग ज्यादा कह रहे हैं। ट्रिब्यूनल में केस हार गए और मतलब आपका यहाँ पे केन जो है यहाँ पे तो हार गया ट्रिब्यूनल में केस, लेकिन अभी इसका दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसी वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल गेन से लेके। ठीक, अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, केन एनर्जी ने अपने मेजॉरिटी जो थे बिजनेस था इंडिया में वो बेच दिया केन इंडिया से। किसको? वेदांता को। अच्छा, केस था पहले 2006 और 7 का। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हो अब वो केस चल रहा है और इन्होंने बीच में फिर से ये करने लगे। तो ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात थी कि आईटी डिपार्टमेंट, एक ये भी होता है टैक्स लगा के गवर्नमेंट एक और भी चीज करती है, सिर्फ उसको रिवेन्यू राजस्व ही नहीं, मेन से प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्टिव सब पूरा बता रहा हूं। वो ये भी बताता है कि हम सरकार हैं, ठीक, तुम लगान भरते हो, हम तुमसे लेते हैं, हम तुमसे ऊपर हैं। और जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट है। ठीक, सॉवरेन संप्रभुता वाली बात है। ये भी एक चीज है जिसकी वजह से टैक्सेशन लगाया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसको मना किया गया था, इनकम टैक्स अथॉरिटी से मना किया था कि न्यूको की 10 से ज्यादा तुम नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड टू सेल ए माइनर स्टेक ऑफ अबाउट 10%, लेकिन इसने फिर भी कर दिया। अब वही चीजें हैं कि अथॉरिटीज ने इनके जो है कई सारे शेयर और उसके डिविडेंड जो है वो भी सीज कर दिया अब इंडिया वालों ने। अब यहाँ से कुछ जजमेंट जो है उससे यही है कि उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से तुम लगा रहे हो, ये गलत है, इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रीच किया है और ये फ्री फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं है, बाहर की कंपनी के साथ आप ज़्यादा वो कर रहे हो। और बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को मतलब ये 8,000 करोड़ रुपए केन्स को देने चाहिए, उनका बड़ा नुकसान हो गया है। ठीक, इट नोटेड दैट केन्स यूके आर्गुमेंट दैट द डिमांड ऑन देम वाज मेड आफ्टर, वही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो वोडाफोन वाले जो है उन्होंने भी, उनसे भी इंडिया हार गई थी। ठीक, ये भी यूके पे चले गए थे और ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से वो वहां पे नहीं हुआ तो हमसे अब लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वही सिमिलर केस है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। 1899 में ये बना था और हेडक्वार्टर हेग में ही करता है, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक, ये आपका जो है यूएनओ का एक तरीके से आप समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही। पीसीए जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है,
और वहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, ये सारी बातें हैं, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता करना है। ये एक और चीज़ आई है कि पोस्ट मैट्रिक आपका स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको 4 करोड़ बच्चे कम से कम अगले 5 साल इससे बेनिफिट होंगे, और मतलब उनका हायर एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, ये एक उसमें जो है एक कदम है इसका। ठीक, तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है आपका उसको जो है मेन स्ट्रीम करने की बात है, मुख्य धारा में लाने की बात है, इसमें काफ़ी बढ़ा दिया। ये स्कीम जो है ये सोशल, ये आपके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये समझ लेना। 40% स्टेट देती है, और पहले स्टेट देती है, उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा आ जाता है। कैसे आता है? डीबीटी के द्वारा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट जो है खाते में स्कॉलरशिप आती है बच्चे के। ठीक, ये सिंपल यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। और 11वीं क्लास और उसके आगे जो है मदद होगी, कॉस्ट एजुकेशन काफ़ी गवर्नमेंट देगी और हायर एजुकेशन बढ़ावा मिलेगा, ये चीज़ है। ठीक, और इसके जो कौन कौन इसमें एलिजिबल है, इनकम सीलिंग इसमें है 2.5 लाख रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए पेरेंट्स और उनकी इनकम। ठीक है ना। नए चेंजेस यही है कि फोकस ये किया जाए कि पुअरेस्ट बच्चों टाइमली पेमेंट हो जाए उनको, और अकाउंटेबिलिटी सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में बड़ा इसमें घोटाला चलता था, कई लोग को जो पैसा दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो उन्हीं लोग को जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो 100 में से कहते हैं कि भैया 20 रुपये हम तुमको देंगे। करप्शन होता है, तो उसकी कंप्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और टोटल ट्रांसपेरेंसी, वहीं सब बोल बचन वाली बातें हैं। और इसके बाद क्या है कि 1.36 करोड़ सच पूरे स्टूडेंट्स नॉट कंटिन्यूइंग, कई लोग जो है 10वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, इस तरह के बच्चे, मतलब 1.36 करोड़ बच्चे, तो इनको फ़ायदा मिलेगा। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इसमें काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। ये मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्कीम चलाई जाएगी, और साइबर सिक्योरिटी का अच्छा वो है, तो ऐसा ना हो कि बच्चों को पता चला लॉगिन करें उनके सारा डेटा चोरी हो जाए। और ये फुल प्रूफ वेरिफिकेशन होगा एलिजिबिलिटी का कि, और आधार के जरिए, ताकि जो बच्चा वाकई में बेनिफिशियल जो चाहिए, जिसको पहुंचना चाहिए स्कीम को बेनिफिट, उसी को पहुंचे। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट, और इसको डायरेक्ट सब्सिडी भी बोलते हैं, जीएस पेपर 3 में याला है। ठीक, जैसे आपका एमएसपी, आपका जो है मनरेगा का पैसा सब डीबीटी हो रहा है ना, वो डायरेक्ट है। एक होता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं। बताइए इसके कुछ एग्जाम्पल एक दो। ठीक, सेंट्रल शेयर 60 है और स्टेट का 40 है। कंसर्न स्टेट को थोड़ा सा ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा काम। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली, सोशल ऑडिट की बात कही गई। देखिए अब क्या होता है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लेके आई, पहले तो पॉलिसी बना भी वहीं रही है, फिर इंटरप्रेट भी वहीं कर रही है, फिर मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी, कार्यान्वयन भी वहीं कर रही है, और फिर उसके बाद ऑडिट भी खुद ही कर रही है। तो एक चीज़ बताओ जरा कि जो काम, जैसे आप खुद बताओ कि मतलब जो काम आप खुद कर भी, बना भी रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिख रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, और उसकी ऑडिट भी खुद ही कर रहे हो, तो क्या कोई गलती इम्प्लीमेंटेशन में कुछ होगी तो आप बोलोगे क्या? जब आपको खुद ही उस पर जजमेंट लेना है तो नहीं बोलोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया, याला आया सोशल ऑडिट का। इसमें क्या है कि जनता जो बेनिफिशियरी, उनसे लोगों को जोड़ो और वो भी ऑडिट करें कि भैया जो पॉलिसी आई थी उस हिसाब से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और ये सब ऑडिट करें। और फिर उसके अगर ये होगा तो जनता के लोग जो है ये चाहेंगे कि भाई सही से पहुंचे, तो दोनों ही लोग जो है सतर्क रहेंगे। ठीक, इससे क्या होगा, आपका अकाउंटेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये नहीं कि जो चीज स्कीम है ऑनलाइन आया, किसके खाते में गया, क्या नहीं किया, और जो है सरकार ने दिखा दिया हमने तो भैया 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, किसको पहुंचा नहीं पहुंचा ये कैसे पता चलेगा? सोशल ऑडिट तभी सरकार लेके आई है। ठीक, तो फिर क्या होगा, ये फिर इसको कहेंगे ये होगी इफेक्टिव स्कीम, इफेक्टिविटी इसकी ज्यादा है। ठीक, आउटकम बेस्ड हुआ ये। अगला ये सिंपल से यहाँ पे एक्यूफर मैपिंग करी जानी है ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी कम होगा। एक्यूफर क्या होता है? जमीन के नीचे कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें पानी रुका रहता है, एक रिजर्व है समझ लो वाटर का, तो उनकी मैपिंग करी जाएगी। कौन सी जगहों पे? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सब थोड़े वाटर डेफिसिट वाले हैं। इनसे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया फैक्ट अभी आप लोग को बताऊंगा। फैक्ट क्या, कॉन्सेप्ट है
और ये किसने किया है? ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, और CSIR NGRI हैदराबाद, इन दोनों के बीच में जो है हुआ है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू जियो फिजिकल सर्वे किया जाएगा, भौतिक वाला सर्वे होगा, और देखेंगे भाई कि कहाँ कहाँ पे पानी है, कहाँ कहाँ पे हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम डेटा पानी ज़्यादा है, कम है, फ्रेश है, सैलाइन है, समझ रहे हो? हर चीज का डेटा, मतलब डेटा आपके पास आ जाएगा, फिर उससे आप क्या कर सकते हो कि डेटा अगर बढ़िया है तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बना सकते हो। एक एक्वीफर के हिसाब से कौन सा डेवलपमेंट वाला प्लान बनाना है वो भी बना सकते हो, समझ रहे हो? ये नहीं कि वन साइज फिट ऑल, हर एक पर्टिकुलर के साथ। अब ये फ्रेश वाटर का तो उसके लिए अलग बनेगा, अगर इसमें सॉल्टी वाटर होता, सलाइन वाटर होता, तो इसके लिए अलग बनेगा प्लान, समझ रहे हो? ये वाली सारी बातें हैं, ठीक। आर्टिफिशियल की बात है, कहीं ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे भैया हम खुद से जो है इंसान खुद कुछ इसको आर्टिफिशियली जो है उसमें पानी भर सके, स्टोर कर सके। कई जगह पे ये भी है कि पैलियो चैनल्स जो है, पैलियो चैनल्स, ये क्या चैनल्स होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा नाम कि गंगा, जमुना, सरस्वती। अब सरस्वती रिवर जो है वो नहीं है, लेकिन पहले थी। ऐसा कैसे? आपके ऋग्वेद और इन सब में लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले पहले थी ये। तो जो उसके चैनल्स हैं उनको भी हम मैपिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई उसको ये करें। साथ ही साथ ये भी है कि एक्यूफर की जब मैपिंग हो जाएगी तो इस समय मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे जो है इससे इसको ये रोक रहा है पानी को आने में, इसके लिए तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप, तभी मैं कहता हूँ जब तक अपना पूरा आपको ये देखो नहीं, पूरा सिलेबस आप देखोगे नहीं, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं, सीधे पढ़ने लग जाओगे तो क्या पढ़ोगे, ठीक। यही सारी बातें इसमें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और यही की मिनिस्ट्री, और ये तो नाम है, और कौन कौन है इसमें। इसके बाद वहीं 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेडिंग राजस्थान में और जगहें दी गई है। मैप उठाओ, मैप बुक, और इन सब एरियाज को देखो, ठीक। हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कवर किए जाएंगे। 54 करोड़ लगेंगे, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य वही है कि हेलीबॉर्न हेलीकॉप्टर से करेंगे, और आर्टिफिशियल रिचार्ज, 3D। अच्छा, कई लोग क्या पूछ रहे सर 3D क्या होता है, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। खैर, एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई हो गया, ये दो उसमें है। किसी दीवार पे आप एक समझ लो कि अपना इमेजिन करो कि आपने ये लाइन खींच दी और एक जो है दीवार से सट के बाहर की तरफ ये निकल रहा है, ये जमीन का आपका हो गया, ठीक। लेकिन इसके बीच में अगर आपका एक कोई है तो वो 3rd डायमेंशनल हो जाएगा, ये जेड हो जाता है, तो इसको 3D बोलते हैं। फिगर बनाएगा यहाँ पे। थीमेटिक ज्योमेट्री, डी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन सा कितना खाली है, भरा हुआ है, फ्रेश वाटर है कि सलाइन है, कितनी डेप्थ की डिस्ट्रीब्यूशन पेडियो चैनल की है कि नहीं है, ठीक। आर्टिफिशियल कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या? बेनिफिट वही है, ग्राउंड वाटर डेटा होगा तो अच्छे से हम लोग मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे और वाटर ऐसे एरियाज में, और साइट स्पेसिफिक भी बन सकता है, जो मैंने सारी बातें आपको बता दी, ठीक। अब आ गए हम लोग अपने कौन बनेगा IAS वाले सेशन पर। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन है, उससे रिलेटेड ट्रू वाले करने हैं, ठीक। अब कैच द रेन तो आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से है, मतलब जल का संचय करने वाला जो है एक जो होता है कि जो वर्षा हो वो जो है आपकी, वो उसको आप जो है एक जगह इकट्ठा कर लो, और फिर जब वर्षा, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो है अपने ये 4 महीने में जो है 70% के करीबन सारी वर्षा होती है। कब? खरीफ सीजन में, ठीक। तो जब मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उस समय पानी ज़्यादा आ रहा है, सरप्लस है तो भर लो, और जब पानी बाकी टाइम पे जब डेफिसिट होता है तब उसका यूज़ करो। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे रानी की वाव जो गुजरात में है वो क्या स्टेप वेल है, बाउरी है, ये सब क्या है आपके मालूम है? ये सब जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल है। बाउरी होते हैं, जोहड़ होता है, ये सब उसी के एग्जाम्पल है। आपने स्टेप, कभी आपने सोचा ऐसा कि ये जो है स्टेप्स क्यों बने रहते हैं उसमें, ये ऐसे करके कि भाई पानी मान लीजिए पहले यहाँ पे था तो आप यहाँ वाले स्टेप पे उतर के यहाँ से बाल्टी डाल के पानी निकाल ले जाओ, फिर जब धीरे धीरे नीचे आए तो नीचे ऐसे होते होगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले टॉपिक में एक चीज बताना भूल गया, मैं अभी बताता हूँ उसको, ठीक।
तो ये वाले इसमें बोला गया है कि आपका पहला स्टेटमेंट यही है कि आपका नेशनल वाटर मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, उन्होंने ये युवा केंद्र जो है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा, इन लोग के द्वारा ये चलाया गया है कैंपेन। ठीक, तो ये इसलिए है। टैगलाइन इसकी यही है, कैच द रेन वाटर, जब भी गिरे जहां भी गिरे सब उसको पकड़ के इकट्ठा करो और यूज करो, जब डेफिसिट है, कम वर्षा हो रही है तब। ठीक, और उसके बाद ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें काम करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, क्लाइमेट कंडीशन और सब सॉइल स्ट्राटा को देखते हुए, और रेन वाटर को स्टोर करें। तो इसमें सारे ही जो है स्टेटमेंट वो सही है। ठीक, यही है, रिपेयर करो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे कि स्टेप वेल है, बोरवेल है, और ये सारे पुराने कुएं हैं। ठीक, चेक डैम बनाओ, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी बात है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक था आपका, पीछे जा रहा हूँ एक बार, सॉरी आप लोग से, एक्वीफर मैपिंग में ये जो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज आप लोगों ने कभी सोची है कि अरावली जो आपकी रेंज चल रही है, ठीक, गुजरात से होते हुए रायसीना हिल्स जो दिल्ली में वहां तक जाती हैं, तो आपने कभी ये सोचा या पढ़ा भी होगा, तो शायद तब सोचा होगा कि इसके वेस्ट में जो है सब आपका मरुस्थल है, पानी कम है, ये वाले एरिया जो है, इधर जो है इतना वो नहीं है, इधर जो है थोड़ा ग्रीनरी है। ऐसा क्यों है मालूम? जब भी आपका, जैसे आपने देखा ही होगा, जो हवाएं आती है साउथ वेस्ट मानसून की आती हैं, तो वो ऐसे चलती है। ठीक, तो आपने सुना होगा कि भैया मुंबई में बाढ़ आ गई और ये आ गया, फिर से जो है चौक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो क्या है कि जब ये हवा से ऐसे अगर टकराती है तो इसको ओरिजिनिक रेनफॉल कहते हैं, तो ये पानी बरस जाता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बादल बनाया उसने और फिर पानी बरस गया। लेकिन अरावली के पैरेलली जाती है ये साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स, इसकी वजह से यहाँ बारिश होती ही नहीं है। ठीक, और इतने ज्यादा लैंड अंदर चले जाते हैं कि फिर उनका मॉइस्चर भी, तो उस चक्कर में क्या है, ये सारा एरिया जो है मरुस्थल बन गया है आपका। ये बेसिक बात एक बताई थी, इसलिए वापस आके मैं भूल गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आपका MRSAM से है, और ये आर्मी का वर्जन है। ये कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ये बोल रहा है कि अब देखो, SAM है तो सरफेस टू एयर है, वही हवा से कोई आ रहा है तो उसको जो है हवा में ही मार दो वाली बात है। इसको बोलते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये मैंने आप लोग पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, मतलब यह है कि आपके न्यूक्लियर ठिकानों, मान लीजिए किसी ने एक बार तोड़ दिया तो फिर आपका पूरा इंस्टॉलेशन ही खत्म हो गया, तो क्या करोगे आप? तो आपके पास ये भी है कि आप दूसरे से स्ट्राइक कर सको, या फिर ये करो कि कोई आप पे स्ट्राइक कर रहा हो तो आप उसको हवा में ही उसको खत्म कर दो। डिफेंस सिस्टम अपना ऐसा बना लो। इसरो की बात कर रहा है, इसरो नहीं है, DRDO है, और इसराइल के साथ में मिलकर हम ये बना रहे हैं आर्मी वाला वर्जन। बहुत क्विक है, वर्टिकली लॉन्च हो सकता है और न्यूट्रल कर सकता है, एरियल टारगेट जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर। इसमें जो है कमांड एंड कंट्रोल और मल्टी रडार सिस्टम होगा। ये सारी चीजें हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। तीसरे जो है ये शाहीन 9th से रिलेटेड कुछ है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको पकड़ने इसमें। शाहीन जो है ये पाकिस्तान, और ये PLA जो है, PLA कौन सी होती है आर्मी? चाइना की। इन दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहली ड्रिल 2009 में नहीं 2011 में हुई थी, और इसके बाद यही है कि शाहीन जो है ये आपका जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। ये भी सही है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक, 2011 से चालू हुई है। पाकिस्तान और चाइना इसके अलावा जो सी गार्जियन नेवल एक्सरसाइज करते हैं, हैंड इन हैंड, मतलब हाथों में हाथ किसका है? इंडिया और चाइना के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा। ठीक, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे प्लीज उसका आंसर जो दिए, और लाइक कर कमेंट दीजिए ना यार, मतलब आप लोग जो है यही मोटिवेशन है मेरे लिए भी सबसे ज्यादा। ठीक, एक एक चीज आप लोग का जो है कम से कम 7-8 घंटे काम जो है 30-40 मिनट में खत्म करवा रहा हूँ। प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पसंद आता है तो, और अगर नहीं आता है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। ठीक, लाइक ना करिए, कुछ ना करिए, लेकिन कमेंट तो जरूर करिए, क्योंकि जो कमेंट करेगा वही सिलेक्शन लेगा। आप लोग को अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है UPSC 2021 और UPSC का ही EPFO 2020 वाले का, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 और 9696066089 पर। ठीक,
जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।